दाढ़ी नहीं काटनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे, हैप्पी अक्टूबर। मैं देख रही थी कि कल अक्टूबर के हवाले से बहुत सारी पोस्ट हो रही थी और दुआएं दी जाती थी कि अक्टूबर आपका बहुत ही जबरदस्त गुजरे। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हूं हाफिज नजम साकी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा गुजरा है और वीक आगे अच्छा गुजरे इसके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। अक्टूबर जाना माना जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से और इस पूरे मंथ में आप लोग पिंक रिबन्स भी देखते हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ मैचेस में अवेयरनेस और दुनिया भर में जहां पर भी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं वहां पर यह लाजमी बात शामिल की जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात की जाए। सो जाहिर बात है सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेयरनेस के हवाले से इससे भी देखने को मिलेंगे और पीटीवी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आप लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर भी मिलेंगे, लेकिन इसके बारे में आप लोग भी पढ़ें, आगाही है और बहुत जरूरी है। और अक्टूबर को पता है कि पिंकटूबर भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है और इसके ऊपर बात की जाती है। तो ऑफ कोर्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत से फार-फ्लंग एरिया जहाँ पे इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है या लोगों को पता नहीं है, तो अगर अवेयरनेस हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। डेफिनेटली। सो जब हम लोग वीकेंड से वापस आते हैं हमारे पास बहुत सारी दिलचस्प खबरें होती हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन शुरू में ही एक अफसोसनाक खबर जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कल ही वाक़या पेश आया। पूरे पाकिस्तान को पता है हमारे बरादर मुल्क तुर्किया दारुल हुकूमत अंकारा में खुदकुश धमाका पुलिस हेडक्वार्टर्स में हुआ, जिसके नतीजे में 2 पुलिस अफसरान जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने पार्लियामेंट की इमारत के करीब खुदकुश जो है वो हमला किया और खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान अंकारा में तुर्क पार्लियामेंट से मुतसिल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान वज़ीर आज़म ने दिया और उसमें कहा कि दुख की इस घड़ी में वो और पूरी कौम पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां भी बरादर मुल्क तुर्किया के साथ हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान पहले भी आप लोगों ने देखा कि एक्स हमारी गवर्नमेंट थी, उसके दौरान भी वहां पर जलजिला आया, पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की जो समाजी तंजीमें हैं उन्होंने आगे बढ़ बढ़ के साथ दिया और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी भी अपने बरादर मुल्क तुर्किया के साथ साथ शाना बिल्कुल ऐसा ही है। और सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारी पोस्ट देख रही थी जो कि तुर्की के लिए की गई थी। और ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है कि आप अपने हमसाया ममालिक के लिए इसी तरीके से दुआएं करते रहे और उनका मुश्किल वक्त में साथ दें। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की जानिब, और पाकिस्तान में भी एक गुड न्यूज़ जो है वो आई है वीकेंड पे। हाँ, वीकेंड की अच्छी खबर। वीकेंड जो है वो मजीद ज़बरदस्त और खूबसूरत हो गया इस वजह से क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया और नोटिफिकेशन की भी इसकी वजह से जारी कर दिया गया है। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमती का नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर जो है वो 8 रुपये कम कर दी गई है और पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 323 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हुई है। और इसके साथ साथ डीजल की कीमत में भी कमी वाक़ हुई है और डीजल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है वो 318 रुपये और 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर डेफिनेटली जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो सेट हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे ही जाएंगी। आप लोगों को इस पूरे माहौल को स्टडी करना चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त डॉलर जो है वो पाकिस्तान में नीचे आ रहा है, ठीक है, हमारी मार्केट बहुत अच्छी जा रही है। सो हमेशा एक पॉजिटिविटी जनरेट करनी चाहिए। आप लोग पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में और उसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो इसी तरीके से पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो पैसे की वैल्यू बढ़ने की वजह से पेट्रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से डॉलर नीचे आता जाएगा, पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो पेट्रोलियम और पेट्रोल तो हर जगह पे जिस तरीके से इफेक्ट करते हैं वो आप लोगों को पता है। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, डिटेल्स मजीद लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कॉरेस्पॉन्डेंट पीटीवी न्यूज़ जनाब ज़मीर अब्बास साहब। ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कुछ बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, डॉलर का कहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है, पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, इस वजह से पेट्रोलियम की कीमतें पाकिस्तान में नीचे आ रही हैं? कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें जो हैं वो जिस तरीके से नीचे आ रही हैं इसका, और मेरा ये ख्याल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डायरेक्टली लिंक करती हैं आपकी तमाम चीज़ों के साथ। तो डेफिनेटली जब उनकी हाइक होती है तो तमाम चीज़ों पर इफेक्ट होता है और बाकी रेट्स भी जो है वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि गोल्ड का रेट जो है मैं देख रही थी ऑलमोस्ट 30,000 नीचे आया है। तो ऑफ कोर्स वो लोग जिन्होंने शादियाँ करनी है या खवातीन जिनका बहुत शौक है तो इस वक्त गोल्ड भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। हमारे साथ जी अगेन ज़मीर अब्बास मौजूद हैं। ज़मीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमी वाक़ हुई है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अशिया पर भी पड़ रहा है, लेकिन ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डायरेक्टली लिंक करती है हमारे डॉलर रेट के साथ। तो डॉलर हम लोग पिछले तकरीबन ये खबरें सुनने में आ रही हैं 2, ढाई, 3 हफ्ते से कि बतदरीज डॉलर की कदर में कमी और रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है।
तो आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? खैर, डॉलर की कीमतें जो हैं वो जिस तरीके से कम हो रही हैं उसकी वजह ये है कि जब हुकूमत और हमारी आवाम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर कौम की तरक्की के लिए काम कर रहे हो, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो और हर एक शख्स अपने काम से काम रख कर चल रहा हो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इनका वो कहते हैं ना कि मोराल अप करने के लिए और इनका वो मोराल जो है मज़ीद बुलंद करने के लिए हमारी इस वक्त गवर्नमेंट भी कोशिश है, हमारे इस वक्त तमाम तर इदारे वो भी कोशिश हैं कि जितना फैसिलिटेट किया जा सके पाकिस्तानी बिजनेसमैन को और जितना फैसिलिटेट किया जा सके इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कि वो पाकिस्तान में आएँ और इन्वेस्ट करें। और इसी के सिलसिले में आप लोगों ने रिसेंटली देखा कि जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौजूद थी यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो उन्होंने बायलैटरल बहुत सारी मुलाकातें की हैं। तो ज़मीर अब्बास से हम लोग जानना ये चाहेंगे कि ज़मीर, आप मुझे बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, डायरेक्टली इम्पैक्ट अशिया पर, डॉलर की रेट में भी कमी आ रही है, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जैसे कि मौजूदा हुकूमत ने जो गुज़िश्ता महीना है उसमें काफ़ी एक्शन किए हैं जिसका काफ़ी बेनिफिट मिला है, खास करके डॉलर के रेट के हवाले से अगर हम देखें तो जब सितंबर 1 को स्टार्ट हुआ था तो डॉलर जो था ओपन मार्केट में सबसे ऊपर की सतह 325 पे था और 5 सितंबर को डॉलर इंटर बैंक में सबसे ऊंची सतह 307 रुपए पे था। उसके बाद हुकूमत ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया और पिछले महीने ही डॉलर जो ओपन मार्केट में तकरीबन 40 रुपए कम हुआ और इंटर बैंक में तकरीबन 18 से 19 रुपए कम हो गया। इस कमी का फायदा उन्होंने पास ऑन किया है जो है आवाम को, खास करके पेट्रोल की मद में, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल बना था पेट्रोल के हवाले से वो काफ़ी कम हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत ने डिसाइड किया कि उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा है वो आवाम को जो है वो पास ऑन किया जाए। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, खास करके तमाम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि अपना इंपोर्ट बिल सेव किया हुआ था तो उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना इसका बेनिफिट जो है वो पास ऑन किया जाए आवाम को। इसीलिए उन्होंने तकरीबन 8 रुपए कमी की है पेट्रोल में और तकरीबन 11 रुपए कमी की डीजल में। तो ये बड़ा एक बेनिफिट दिया है उन्होंने आवाम को। और अभी भी क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो लिमिटेड होता जा रहा है पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, खास करके क्योंकि आपने देखा हो कि हमारा जो इंपोर्ट बिल सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से ही होता है। खास करके जो पावर सेक्टर है उसमें हमारी काफ़ी कंजप्शन होती है फर्नेस ऑयल की। अब क्योंकि पावर सेक्टर में भी ऑपरेशन स्टार्ट है, खास करके उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने चोरी की हुई थी या जो बिजली चोरी कर रहे थे या लाइन लॉसेस के हवाले से, तो बिजली चोरी को रोकने के लिए भी काफ़ी इकदाम किए गए हैं और काफ़ी कामयाबियां हुई हैं और हमारी लाइन लॉसेस की कमी के लिए भी काफ़ी कोशिशें हुई हैं। तो पावर सेक्टर में भी काफ़ी बेनिफिट हासिल किया है। तो ये डबल फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट को। एक तो पावर सेक्टर में उन्होंने अब काफ़ी पैसे बचा लिए और दूसरा पेट्रोलियम जो इंपोर्ट बिल है उसमें भी काफ़ी बचत हो गई। तो जब बचत हुई तो इसका जो फ़ायदा है वो उन्होंने आवाम को दिया। आवाम इससे काफ़ी खुश हैं, लेकिन फिर भी उनकी यही जज्बात हैं कि शायद ज़्यादा कमी की जाती ताकि जो पेट्रोल 300 से अभी भी ऊपर है, ये 300 से कम होता तो उनके लिए लिवलीहुड जो होता थोड़ा सा आसान हो जाता। लेकिन अगेन क्योंकि इस महंगाई के दौर में खास करके जब इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे उसके बावजूद कीमतों के बढ़ने के बावजूद आवाम को रिलीफ देना ये हुकूमत का काफ़ी ऐसा इक़दाम है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास अपडेट करने के लिए। और नो डाउट जिस तरीके से ज़मीर अब्बास भी बता रहे थे कि हुकूमती इदारे एक्टिव हैं, क्रैकडाउन चल रहा है उन तमाम ही अनासर के ख़िलाफ़ जो पावर सेक्टर में चोरी कर रहे हैं, जो किसी भी हवाले से बदउनवानी में मुलव्वस हैं। और इसी के लिए आप लोगों से एक ये भी मैसेज मैंने देना है अगली खबर बढ़ने से पहले कि FPR ने जो टैक्स की डेट है वो भी दोबारा से एक्सटेंड कर दी है। तो अपने जो है ना वो टैक्स रिटर्न्स जल्दी से जमा करवाएं, वरना किसी भी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। और जो नॉन फाइलर हैं वो जल्दी से फाइलर हो जाएं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं फाइलर होने के बाद। सीरियसली आगे बहुत सारे टैक्सेस आपके जो है वो आपको पे करने से आप बच जाते हैं। लेकिन चले आप ये इकदाम जितनी जल्दी कर सकते हैं वो कर लें और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अब ऐसी खबर है जिसने बैक वक्त हमें खुश भी किया और थोड़ा सा उदास भी किया, इसलिए क्योंकि मज़ाक की दुनिया की अगर बात की जाए तो ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, उनका नाम लिए बगैर मज़ाक की दुनिया जो है अधूरी लगती है। वो नाम आप डेफिनेटली अभी तक आप पहचान चुके होंगे। उमर शरीफ साहब की बात कर रहे हैं हम। उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे थिएटर्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं देखने को मिलती है और मेरे ख्याल से हर शख्स जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है वो उन्हीं की वजह से। क्या बात है। तो आइए देखते हैं हसन नासिर सिद्दीकी का खुसूसी पैकेज। मेरे बाप के किस्से, मेरा बाप वो बदमाश था जब पहली बार मेरे बाप ने खंजर निकाला, सामने वाली पार्टी ने रख के थप्पड़ दिया, अब्बा ने खंजर फेंक दिया कि जिस काम के स्टार्ट में जिल्लत है लाना उस काम।
लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले और कहकहों की दुनिया के बादशाह उमर शरीफ 1955 में कराची में पैदा हुए और 14 बरस की उम्र में अपने फनी कैरियर का आगाज स्टेज शो से किया। बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पर है उनके मशहूर तरीन स्टेज ड्रामे हैं। स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद मरहूम उमर शरीफ ने टीवी ड्रामों और फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और लोगों से खूब दाद वसूल की। 5 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और कहकहों की दुनिया के बादशाह लीजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ ने अपने फनी कैरियर में स्टेज ड्रामा और फिल्म के जरिए न सिर्फ शोहरत की बुलंदियों को छुआ बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उमर शरीफ को उनकी बेहतरीन खदमात के एवज़ निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। उमर शरीफ को तबीयत की खराबी के बायस इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा था कि हालत बिगड़ने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, जहां दौरान इलाज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, जहां फ़न में शानदार काम के बायस उन्हें तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। उमर शरीफ के उमर शरीफ इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और इसी तरीके से काम कर रहे थे और नो डाउट उमर शरीफ का काम हमेशा याद रखा जाएगा। उमर शरीफ जैसी शख्सियात बहुत कम पाकिस्तान में होती हैं इस तरीके से। हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ का तस्करा करते हैं जिसके बड़े चर्चे हैं और लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि कब जो है ना वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले अभी वार्म अप मैचेस का सिलसिला जारी है। दूसरा वार्म अप मैच पाकिस्तानी टीम, हमारी ग्रीन टीम जो है वो तैयार है भारत के अंदर और 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच खेला जाएगा और शेड्यूल्ड है अभी तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन भी कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को कैसे खेलना होगा इस पर हम लोग भी अभी बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लास्ट मैच जिस तरीके से हम लोग नहीं जीत सके यकीनी तौर पर इस वक्त हिकमत अमली को चेंज की जाएगी। हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट मैच के ऊपर कुछ जो है वो तबसरा करें और फिर जो है वो जो आने वाला मैच है उसके ऊपर भी बताएं। जी, लास्ट जो मैच हुआ है उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो बैट्समैन तो उन्होंने बहुत अच्छा क्लिक किया है, पर बॉलर्स के लिए थोड़ी सी अलार्मिंग कॉल थी कि उन्होंने जिस तरह से मैच को डिफेंड नहीं कर पाए और 345 जो है इट्स व्यू टारगेट उन्होंने इजीली उन्होंने चेस कर लिया। और सेकेंडली पाकिस्तान के जो बॉलर्स का जो कॉम्बिनेशन है फास्ट बॉलर उस तरह से वो क्लिक में नजर नहीं आया जिस तरह से रिदम में उनको परफॉर्म करना चाहिए था। और सेकेंडली देखें स्पिनर्स जो हैं उनको भी कैप्टन के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि शादाब खान वगैरह को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, हालांकि प्रैक्टिस मैच में उनको यूटिलाइज करना चाहिए था। और जहां तक देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर के अंदर आपके बाबर आजम इनफॉर्म बैट्समैन है, दुनिया के नंबर 1 बैटर है, उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग के लिए 80 रन किए। फिर जैसे सेकंड आपके रिजवान है, उन्होंने 100 किया, बहुत अच्छी इनिंग। फिर सबसे जो इसके अंदर खुशाइन बात ये थी कि सऊद शकील जो उन्होंने को मौका दिया गया और मिडिल ऑर्डर में जो एक पाकिस्तान काफी अरसे से देख रहा था, लैग कर रहा था, एक पाकिस्तान को एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया है। कंसिस्टेंसी है, रन्स भी करते हैं, 75 रन्स भी की इन्होंने और अच्छा हिटिंग भी करते हैं। फिर इसके बाद आप देखें कि अभी आपका जो नेक्स्ट मैच है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है। कल वार्म अप मैच है, उसके हवाले से जो हिकमत अमली है, जैसे आपने बताया कि अभी मिकी आर्थर जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान की टीम के, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। अभी शहनशाह के लिए टेस्टिंग टास्क है, कल का जो वार्म अप मैच है उसमें वो किस तरह से रिदम में नजर आते हैं, फिर आपके स्पिन बॉलर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का आपने देखा है कि मिचेल स्टार्क ने वार्म अप मैच में हैट्रिक भी की है और उनको वैसे भी कंपेयर किया जा रहा है कि शहनशाह अफरीदी जैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। अब देखते हैं कि कल के मैच में किस तरह से पाकिस्तान को एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मैचेस जो नजर आ रहे हैं जिस तरह की विकेट्स हैं, पिच कंडीशंस हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। ठीक है। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि मिकी ऑर्थर को टीम का डायरेक्टर बनाने के लिए बड़े टाइम से कोशिशें की जा रही थी। मुझे याद है कि पीएसएल के टाइम पे भी कोशिश थी कि मिकी ऑर्थर टीम को ज्वाइन करने, अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो उनकी ज्वाइनिंग कितनी मुस्बत साबित होगी टीम की कारकर्दगी के लिए? देखिए मिकी ऑर्थर का अगर आप लास्ट ईयर में देखें, जब लास्ट टाइम थे तो पाकिस्तान की टीम ने चैंपियन ट्रॉफी भी विन की थी, पाकिस्तान जो है उसमें टेस्ट चैंपियनशिप में भी नंबर 1 आया था। तो अंडर हिज बेल्ट तो सक्सेस तो है। फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब सेटअप चेंज हो गया था पिछली गवर्नमेंट के अंदर तो मिकी ऑर्थर का जो है एक्सपायर हो गया था कि जब नईम सेठी
साहब जब आए थे, जब 21 को दोबारा मैनेजमेंट कमेटी बनी थी जिसको हेड कर रहे थे, तो मैनेजमेंट कमेटी ने डिसाइड किया था कि फॉरेनर कोचेस को लेके आए, जिसके अंदर मिकी आर्थर का नाम आया। फिर नई मैनेजमेंट कमेटी जब आई, वकास साहब जिसको भी हेड कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को कैरी ऑन किया। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये कहना बड़ा जल्दी होगा, एक ही मैच अभी हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि जो लास्ट मैच में हिकमत अमली थी वो तब्दील करने की ज़रूरत है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना चाहिए? देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो आउट फॉर्म हैं, उस तरह से उन्होंने क्लिक नहीं किया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बिट एक्सपेंसिव रहे आपके हाजिर स्ट्रोक भी, फिर आपके जिस तरह से आपने मोहम्मद वसीम जूनियर्स जो है टीम के साथ कैरी ऑन है, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं, चल रहे हैं। लास्ट जो एशिया कप में भी ये था, वो बिट एक्सपेंसिव थे, अभी भी उनके काफी एक्सपोज हुए हैं। पाकिस्तान को नीड टू वर्क ऑन स्पिनर्स एज वेल। स्पिनर्स का टेस्टिंग टास्क है, वैसी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी काफी पिछली 2-3 सीरीज से जो है आउट ऑफ फॉर्म है, शादाब खान और नवाज। बाकी ये है कि कैप्टन को काफी कॉन्फिडेंस है, वैसी बात है, अब ये टीम ही है, इसी को कैरी ऑन करना है। तो बीइंग अ क्रिकेट एनालिस्ट और बीइंग अ पाकिस्तानी भी विश है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे और एग्रेसिव अप्रोच के साथ। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, इतना बड़ा हदफ उन्होंने दिया। बॉलर्स की अगेन वही वाली बात आ जाती है। सो बैटिंग ऑर्डर से आप मुतमईन हैं? देखिए, बैटिंग ऑर्डर के अंदर नो डाउट पाकिस्तान के जो है मिडिल ऑर्डर ने अच्छा क्लिक किया, ओपनर्स ने उस तरह से नहीं परफॉर्म किया जिस तरह से था। अब्दुल्ला शफीक लास्ट एशिया कप में 50 भी उन्होंने की थी, उसको फॉर्म को कैरी ऑन करना चाहिए था। मोहम्मद अली इनफॉर्म बैट्समैन थे, उन्होंने किया वार्म अप मैच में। कोई नहीं, एक आध इनिंग होती है, नेक्स्ट जो अपकमिंग जो वार्म अप मैच है उसके अंदर ये अपनी फॉर्म को रिगेन कर सकते हैं, अच्छा चांस है। पाकिस्तान की जर्नी स्टार्ट है, आपको पता है काउंटडाउन बिगिन है आपका नेदरलैंड से। नेदरलैंड की ये टीम जो है, अगर पाकिस्तान के कंपेयर किया जाए ऑन पेपर तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहरहाल ये कि उनके प्लेयर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलते रहते हैं। फिर रिसेंटली आप साउथ अफ्रीका का वो खेलते हैं डोमेस्टिक जाके। और सेकेंडली अभी आप देखें कि सेकंड मैच है अपना श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम अभी नेल बैटिंग मैच हारी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो हाई वोल्टेज मैच है इंडिया के अगेंस्ट, पे आगे आपके अच्छे मैचेस हैं सारे, जो है उस हिसाब से पाकिस्तान को एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। ठीक हो गया, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा गेम देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब। और कौम की एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग जीतें वार्म अप मैच में, ताकि तैयारी हो सके आगे नेदरलैंड और कंटिन्यू मैचेस खेलने के लिए आगे बढ़ेंगे और हीरोज ऑफ पाकिस्तान के जिक्र करेंगे। ग्रीन शर्ट्स की बात हो रही है तो क्यों ना और हीरोज की भी बात की जाए और उनको भी शामिल किया जाए, जो कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में तो मशहूर कर ही ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ खला और चांद और सितारों पे भी पाकिस्तान का परचम जो है वो सब हिलाली परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो यकीनन जी हम बात कर रहे हैं नुमैरा सलीम की, जिनकी हम बहुत टाइम से बात करते थे और साथ साथ अपडेट्स देते जा रहे। एग्जैक्टली, पहली पाकिस्तानी खलाबाज खातून है जिनकी अपडेट्स जो है वो हम शुरू से आपको देते जा रहे थे कि उन्होंने 5 अक्टूबर का अपना ये सफ़र शुरू करना है और खला में जाएंगी और पाकिस्तानी परचम लहराएंगी वहाँ पे। तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इन्हें पहली खलाबाज के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ करवाया गया और साथ साथ इनकी प्रॉपर एप्रिसिएशन भी हो रही है और उन्होंने थैंक यू भी अदा किया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से मेरे साथ खड़ी है, जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट कर रही है, तो उनके लिए मैं थैंकफुल भी। मेरा नाम नमीरा सलीम है और मैं एक ख्वाब लेके पैदा हुई थी और वो ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब था। सितारों तक पहुंचने का ख्वाब और एक एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब। And made a giant leap for mankind.
क्या सूथिंग वॉइस के साथ जो है वो बैकग्राउंड विजुअल्स जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि ये पहला सफ़र नुमैरा सलीम का होगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी एग्जांपल सेट करेगा और पाकिस्तान इसी तरीके से इंशाल्लाह एक दिन अपना मिशन लेकर जाएगा और डेफिनेटली फिर जो है ना वो एक खुशी का समय और होगा। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं एक ऐसी बीमारी के हवाले से, एक ऐसी सिचुएशन के हवाले से जिसका सामना पाकिस्तान को भी है, लेकिन पाकिस्तान में पूरे ज़ोर शोर के साथ इसकी मुहिम जो है वो जारी है, और हम बात करें पोलियो के खात्मे के लिए कौमी मुहिम का आगाज़ आज से हो रहा है, यानी कि 2 अक्टूबर से, और मुहिम जो है वो बाज़ इलाकों में 7 रोज़ तक जारी रहेगी और बाद में 5 रोज़ तक जारी रहेगी। और इसी हवाले से हमारे पास एक डिटेल पैकेज है जो तैयार किया है मलिक कुमार ने। पोलियो के मोहलिक वायरस के खात्मे के लिए 2 अक्टूबर से मुल्क गिर पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र तकरीबन 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस बार मुहिम में बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। दुनिया भर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही में अब तक पोलियो वायरस बच्चों को मुतासिर कर रहा है, जबकि इसके माहौलियाती नमूने भी मिले हैं। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। पोलियो के खिलाफ मुहिम पे हमारा बड़ा खर्चा होता है। अगर हम इसका खात्मा पहले करते तो हम वो पैसे सेहत की किसी दूसरे काम पे लगाते, और हम कब तक ये पोलियो के कैंपेन्स करते रहेंगे और हमें रेजिस्टेंस आती रहेगी और हमें केसेस आते रहेंगे और वायरस सर्कुलेट होता रहेगा। बहैसियत कौम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम मिल के इस मूजी मर्ज़ का ख़ात्मा कर सकें, जो कि बहुत ही हम करीब आ चुके हैं, और ये वायरस अभी बहुत चंद इलाकों में सर्कुलेट कर रहा है। 3 साल तक इस एफर्ट को जारी रखना होगा, क्योंकि ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि 3 साल तक पोलियो का कोई केस सामने ना आ सके और माहौलियाती नमूना भी कोई पॉजिटिव ना हो। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रखने के लिए जरूरी है कि पोलियो की कौमी मुहिम में सब अपने हिस्से का किरदार अदा करें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इस मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, 5 से 7 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो की मुहिम में शामिल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताकि पाकिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा किया जा सके और प्रॉपर तरीके से इस मुहिम को जारी किया जा सके। कराची, इस्लामाबाद और जितने भी शहर हैं बड़े बड़े, उनमें ये पोलियो की मुहिम जारी रहेगी, और इसके साथ साथ तमाम फार फ्लंग एरियाज़ जो हैं उनमें भी है। सो एक चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो ये है कि आप लोगों की कॉपरेशन। अगर पोलियो के वर्कर्स आपके पास आते हैं तो आप भरपूर तरीके से उनके साथ कॉपरेट करें, और क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए ये चीज़ है, तो क्यों ना मिल के इस मर्ज से और इस वबा से लड़ा जा सके। डेफिनेटली बहुत बहुत अजीबो गरीब केसेस देखे हैं पोलियो में, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। FBR के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, पहले भी प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने आपको आगाह किया था, लेकिन आप प्रॉपर डिटेल के साथ आपके साथ खबर शेयर करते हैं। सो FBR की डेट थी इनकम टैक्स जमा करवाने की 30 सितंबर, अब उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। पूरा 1 महीना आप लोगों को मिल रहा है इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाने की, और FBR की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी की जिसमें ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर, क्या ऑब्वियसली बिजनेसमैन के बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं, उसको कुछ और टाइम चाहिए था, इसलिए डेफिनेटली उन्होंने भी अपनी कौम का साथ देते हुए डेट एक्सटेंड कर दी। अब टैक्स दहिंदगान बगैर किसी जुर्माने और इजाफी चार्जेस के अपने टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवाए, लेकिन अगर आप लोग नहीं करवाते फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक्शन भी होगा, एक इजाफी चार्जेस भी ऐड होंगे, जुर्माना भी लगेगा। तो डेफिनेटली 1 महीना है, इस 1 महीने में कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क कंप्लीट हो सकते हैं। बिल्कुल, पूरा महीना है, तो आप थोड़ा सा वक्त निकालें और जाएं और अपना ये काम बासानी आराम से कर लें। आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ भी आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं और बताते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो दुनिया में बहुत सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहते हैं और पाकिस्तान में भी बनते हैं, तो हम उनकी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो अब रुख करेंगे यूक्रेन का, और यूक्रेन में मैं आपको बताऊँ कि एक शख्स ने बड़ा ही मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया, और बड़ी स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगी शख्सियत है वो, इसलिए क्योंकि उन्होंने दांतों से गाड़ियाँ खींचने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किए। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। 34 साल ये शख्स हैं, ठीक है, और डेमेट्रो हेरोंस्की इनका नाम है, और पहले रिकॉर्ड के लिए इन्होंने दांतों से 6 गाड़ियाँ जो है वो खींची हैं, लेकिन 6 गाड़ियों में ड्राइवर्स बैठे। ड्राइवर्स बैठने की वजह ये थी कि गाड़ियाँ जो है वो अपनी डायरेक्शन से इधर उधर ना जाएं और स्ट्रेट अवे जाएं, तो इसलिए ये ड्राइवर्स के बैठने का अमल जो है वो किया गया। लेकिन बाकी जो है वो इन्होंने 6 गाड़ियाँ अपने दांतों से खींची हैं, और जिनका कुल वजन था 7603 किलो। वाह, क्या बात है।
तो इस तरीके से अजीबो-गरीब जो है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और भी दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन आज का दिन कुछ और हवाले से भी बहुत अहम है। जिस तरीके से हमने उमर शरीफ का जिक्र किया, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी अवेयरनेस शुरू हो गई है, उसी तरीके से पोलियो मुहिम का पाकिस्तान में आगाज़ हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आज बहुत अहम दिन है, अदम तशद्दुद के खिलाफ आज दिन जो है वो मनाया जा रहा है कि अदम तशद्दुद, ये जो तशद्दुद ज़दा माहौल है इसको कंट्रोल करने के लिए और अगेंस्ट वायलेंस डे मनाने का मकसद ये है कि आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो उसकी आवाज़ बुलंद करें या उस शख्स को एजुकेट करें कि वो अपने हक के लिए खुद लड़ सके। इसी के ऊपर रिपोर्ट तैयार की है, तफसील देखते हैं समीउल्लाह की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद का आलमी दिन करार देने पर 15 जून 2007 को वोटिंग कराई, जिसे पज़ीराई मिली और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मेंबर मुमालिक को अदम तशद्दुद को फ़रोग़ देने के लिए ये दिन मनाने की अपील की। ये दिन भारत के सियासी और रूहानी रहनुमा मोहनदास गांधी का यौम पैदाइश भी है। अक़वाम मुत्तहिदा में अदम तशद्दुद का दिन मनाने की तजवीज़ देने वाला गांधी का भारत खुद तशद्दुद तर्क कर देने पर हरगिज आमादा नजर नहीं आता। ख्वाह ये भारत की अक़लियतें हों या मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, भारत मुसलसल आग और खून की होली खेलकर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां करता चला आ रहा है। अपने मुतशद्दिद और जारहाना रवैयों की वजह से भारत खित्ते के अमन के लिए भी मुसलसल खतरा बना हुआ है। यौम अदम तशद्दुद मनाने का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान क़याम अमन का फ़रोग़ और अदम तशद्दुद के जज्बात को आम करना है, ताकि आलमी मसाइल और तनाज़ात को बाहमी बातचीत से हल किया जा सके। बिल्कुल, जिस तरीके से बोला गया है कि आलमी जितने भी मसाइल हैं उनका हल जो है वो बातचीत के ज़रिए, और कि ये स्टेटमेंट बड़ी फेमस है और ये बोला भी जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग। तो ऑफ कोर्स आप कम्युनिकेट करें उन मसलों को हल करें, ठीक है। और इसके साथ साथ डेफिनेटली जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं अदम तशद्दुद के ऊपर भी हम लोग बात कर रहे थे और रिपोर्ट में भी आपने भारत का तस्करा सुना, तो भारत को सफारती महाज पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है। और वो ये है कि भारत के अंदर अफगानिस्तान के सफारत खाने ने अपना काम बंद कर दिया और अफगान सफारत खाने ने यह ख़त लिख कर बताया है कि हमें ताउन नहीं किया जा रहा था किसी भी मामले पर, इसलिए हमें अपना ऑपरेशंस बंद करके वापस जाना पड़ रहा है। अफगान सफारत खाने ने कहा कि भारत अफगान मफादात के लिए खिदमात की जो तवक्कुआत है उन पर पूरा नहीं उतर रहा और ये मोदी हुकूमत की कितनी बड़ी सफारती नाकामी है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम लोग तस्करा करेंगे, जिक्र करेंगे और अफगान सफारत खाने की जो बंद हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। जनाब मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सर ये बताइएगा कि ये कितनी बड़ी नाकामी है भारत के लिए। ये पिछले 1 महीने में हमने कनाडा की सीरीज़ भी देखी और अब प्रॉपरली अफगानिस्तान का ऑपरेशंस बंद करना। जी देखिए, ये जो कनाडा के साथ इनकी रो चल रही है ये तो काफ़ी सीरियस है और उसमें G20 समिट के बाद इंडिया को काफ़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। लेकिन जहाँ तक ये अफगानिस्तान के सफारत खाने का ताल्लुक है दिल्ली में, ये सफारत खाना तो जो था, जो पिछली गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी के जो नुमाइंदे थे वो वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे थे। और जब ये तालिबान की हुकूमत वहाँ पर आई है अफगानिस्तान में, उसके बाद से इंडिया डबल माइंडेड है कि उनके साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखें। तो जो दिल्ली में अफगानिस्तान का सफारत खाना था, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक, तो वो अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत थी उनके नुमाइंदे वहाँ पर थे। और उसके बाद चूंकि उनको ताउन हासिल नहीं हो रहा था और वो अनसर्टनिटी का शिकार थे, तो उन्होंने इधर उधर असाइलम मांगी है और शायद उनको असाइलम मिल भी गई है और वो लोग अपना सफारत खाना बंद करके चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हिंदुस्तान जो है, जैसे मैंने कहा कि वो डबल माइंडेड है और उसने काबुल में भी अपना सफारत खाना जो है वो खोला तो है, फंक्शनल तो रखा है, लेकिन गालिबन वहाँ पर एक लिएज़ॉन ऑफिस या कोऑर्डिनेशन ऑफिस के तौर पे रखा है। वहाँ उनका शायद फुल फ्लेश जो है वो सफीर नहीं है। तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि तालिबान की जो डिस्पेंसेशन है उसके साथ किस तरह डील करना है, किस तरह इंटरेक्ट करना है। तो ये भी एक सेटबैक है कि कोई वो डिसाइड नहीं कर सके कि किस तरह यानी कि वहाँ पर काम चलना चाहिए। अब दूसरी तरफ ये देखिए कि चीन जो है, चीन ने अपना सफारत खाना जो है वहाँ पर जिस तरह हमारा सफारत खाना है काबुल में, उस तरह उनका भी सफारत खाना फंक्शनल है और उन्होंने वहाँ पर अपना एक सफीर भी मुकर्रर किया हुआ है चीन ने। मेरा ख्याल है हमें भी इन लाइन्स पे सोचना चाहिए कि शायद जो इस वक्त वहाँ पर काबुल में हुकूमत है, आया कि हम भी इस पे गौर करें कि हमारा सफारत खाना भी जो है वो एक पूरे यानी कि सफ़ीर जो है वहाँ पर हों और डिप्लॉयड हों, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ तो हमारे बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं जो कि चलते रहेंगे और चाहे कोई भी हुकूमत हो।
तो बहरहाल ये हमें अपने नुक्ते नज़र से भी सोचने की ज़रूरत है। अच्छा मसूद साहब, ये भी जिक्र कर लीजिएगा ज़रा अपनी बात में कि भारत का, हम लोगों ने जिस तरीके से पहले भी सिखों का मामला टच किया, वो आपने कहा कि वो बहुत बड़ा आलमी मसला है, वो चलता रहेगा। तो अब अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई ऑपरेशंस किए जाने का इरादा है दोबारा? आप कोई ऐसी अपडेट या कुछ आपको लगता है कि अपकमिंग फ्यूचर में तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से सफारत खाना ओपन किया जाए अगर भारत के अंदर? जी हो सकता है, क्योंकि तालिबान ने ये तो कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे रवाबत रखेंगे और उनके दरमियान वफूद का तबादला भी हुआ है, यानी कि माजी करीब में। तो मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान जो हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहेंगे। ठीक है। लेकिन ये कि हिंदुस्तान खुद जो है वो इस वक्त जो है वो पसो पेश से मेरा ख्याल है काम ले रहा है और डबल माइंडेड है। उनको समझ नहीं आ रही, एक तरफ तो वो इंसानी हुकूक के अलबदार बनते हैं और दूसरी तरफ वो कश्मीर में और दूसरे अपने मणिपुर और मुख्तलिफ अपने रीजन्स में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इधर उन्हें अफगानिस्तान में तो इंसानी हुकूक का बड़ा ख्याल आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं हुकूक को जो है वो पामाल करते हैं। मुसलमानों के साथ वहाँ जो हो रहा है और अब ये सिखों के साथ जो एक इशू खड़ा हुआ है, कश्मीरियों के साथ तमाम तरक्लियतों के साथ वेल, बहुत शुक्रिया मसूद खालिद साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और अफगानिस्तान और भारत के मामले पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि वो जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, उनका सफारत खाना था, लेकिन आगे ओपन हो सकता है तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये भी कशमकश चल रही है, लेकिन ये नाकामी है भारत की दूसरी सफारती, और इसके ऊपर हम आपको अपडेट कर रहे थे। एग्जैक्टली। और आगे बढ़ते हैं, और आज के दिन की अहमियत के हवाले से हम बात कर ही रहे हैं। तो आज के दिन मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो कि डिस्कशन वाली हैं, और आज का वो जो आज की बास्केट है ना आज के दिन के हवाले से, वो फुल भरी है, बड़ी कलरफुल सी है। ठीक है, आज बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आज का दिन जो है वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी रिहाइश के आलमी दिन के तौर पर भी मनाया जा रहा है। और ये हर साल जो है वो जो अक्टूबर का पहला सोमवार होता है उसको मनाया जाता है। तो इस बार ये 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इस दिन के हवाले से ये आगाही फैलाई जाती है कि हर फर्द के बुनियादी हक पर जोर देने की एक कोशिश की जाती है और आलमी प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें जो है वो हाईलाइट भी की जाती हैं। इस साल रिहाइश का आलमी दिन जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और साल 2023 में ये दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि चैलेंजेस के तौर पर सामने आई हैं और बहुत सारे लोग बेघर भी हुए हैं। और आलमी दुनिया में अगर देखा जाए तो मईशत के हवाले से भी बहुत सारा डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये दिन मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि अवेयरनेस भी क्रिएट की जा सके और उनके साथ साथ जो है वो हमदर्दी और एक बरादराना ताल्लुकात की ख्वाहिश भी जाहिर की जा। डेफिनेटली जी। और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इन्वायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड टॉपिक है। तो हमारे साथ इन्वायरमेंटल साइंसेज के एक्सपर्ट और एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद इब्रार शनवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इस दिन की इम्पोर्टेंस के हवाले से, और ये दिन ऐसा है ना कि ये बाकी पोलियो डे, ब्रेस्ट कैंसर, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन इतना अहम और दुनिया का एक हॉट टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर बात कम होती है। इसकी क्या वजह है और कुछ इस दिन की मज़ीद अहमियत के बारे में बताइएगा। ये दिन 1985 में पहली दफ़ा डिसाइड हुआ, यूएनओ ने डिसाइड किया कि ये दिन मनाया जाएगा, और 1986 में कीनिया में पहली दफ़ा ये दिन सेलिब्रेट किया गया। आपकी बात सही है कि ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल एक मौजू है, लेकिन इस पे वाकई कम बात की जाती है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो हैबिटेट जो है वो नॉर्मली हम उर्दू में कहें तो मस्कन को कहते हैं। यानी कोई भी ज़ीरो इंसान या जानवर या कोई भी ज़िंदगी रखने वाला कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर खुशी से ज़िंदगी बसर कर सकता है। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम होगा कि दुनिया में इस वक्त 50% आबादी जो है वो शहरों में रहती है, और 2050 तक ये तादाद 70% तक पहुंच जाएगी। हाँ, और शहरों में इस लिहाज से जो उनका लाइफस्टाइल है वो वेरी करता है मुख्तलिफ ममालिक में, उनके परचेजिंग पावर के हिसाब से, और इसी हिसाब से फिर उन्होंने अपने अपने मस्कन को भी मेंटेन रखा हुआ है। जहाँ तक सिटीज़ का ताल्लुक़ है तो सिटीज़ में लोगों का आईक्यू लेवल भी ज़्यादा होता है
और उनके पास जो वेल्थ है वो भी हम जो विलेज एरियाज़ हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा वो परचेजिंग पावर रखते हैं। तो इस लिहाज से वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हैबिटेट की कंजर्वेशन में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सिटीज़ से वेस्ट मटेरियल जो है वो स्ट्रीम्स के ज़रिए या सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में उन एरियाज़ तक पहुंचता है जहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वहां पे जाके वो डैमेज करता है, आलूदगी कॉज करता है, और उस आलूदगी से बहुत सारे जो ठीक है सर, जिंदगी रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मुख्तलिफ हयातियात जो हैं उनको मुतासर करते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें मुझे समझाइएगा कि ये पॉजिटिव है कि हम लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, या नेगेटिव है, या हमें ये जो हैबिटेट डे है इसमें ये बनानी चाहिए कि मजीद शहर आबाद करने चाहिए, गाँव के अंदर रहना चाहिए, करना क्या चाहिए हमें एक्चुअली? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। शहरों की तरफ माइग्रेट करना ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि शहरों में जी सहूलियात होती हैं और उसके लिए इंसान हमेशा शहरों का रुख करता है। अब हमें करना ये चाहिए कि हम बाकायदा प्लानिंग से नए शहर आबाद करें, और इन शहरों को ओवर पॉपुलेट ना होने दें, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो उस वक्त एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के लिए है। तो इसके लिए नए टाउन प्लानिंग करनी चाहिए, और उसमें एनवायरनमेंट का जो पहलू है उसको मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अगर बात हो रही है वर्ल्ड हैबिटेट डे की, तो हम यूजुअली हमारा ये फोकस होता है कि हम इंसानों के ऊपर जो है वो तवज्जो अपनी मरकूज़ रखें। क्या बाकी जानदारों के लिए भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट है और इसके हवाले से उतनी ही अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है बल्कि बाकी जानवरों के लिए भी। बिल्कुल, जैसा कि हम शहरों में रहते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा मस्कन है, हालांकि जानवर जो हैं वो उनकी राय ये है कि ये हमारे मस्कन में आके इन्होंने शहर आबाद किया। जैसे कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि बाज़ शहरों में जानवरों ने रुख करना शुरू किया शहरों का, तो लोगों ने कहा कि जानवर जो है वो हमारे घरों तक आ गए। हालांकि अगर सही तरीके से इसको एनालाइज किया जाए तो ये एक्चुअली हमने उनके मस्कन पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो इस लिहाज से अब हमारे शहरों से जो आलूदगी उस तरफ जाएगी स्ट्रीम्स के ज़रिए और उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, तो इससे उनका जो हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। एक मैं मिसाल दूंगा हल्की सी, अब मरगला हिल्स को ले लें। जब हम मरगला हिल्स नेशनल पार्क का रुख करते हैं तो वहाँ पे जाके हम जंगली जो जानवर हैं जैसे रीसस मंकी हो गया, उनको हम अपनी फीड जो है ना वो पेश करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। उनसे उनमें बीमारियां भी जन्म लेती हैं, और दूसरी बात यह है कि अब आपने गौर किया होगा कि वो जानवर फिर हमारी तरफ रुख करते हैं। आपने देखा कोविड के दौरान सब ये E7, E8 ये घरों में आ गए थे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये इसीलिए आए थे कि उनको आप खुराक पेश करते हैं तो उस खुराक की तलाश में फिर वो आपकी तरफ आते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और हमें चाहिए कि जो भी नेचुरल हैबिटेट है उसको हम इंटैक्ट रहने दें और वहाँ पे किसी किस्म की जो डिस्टॉर्शन है उससे परहेज करें। ठीक है सर, ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज का कितना इम्पैक्ट हुआ है हैबिटेट को डैमेज करने में या ठीक करने में? क्लाइमेट चेंज तो ज़ाहिर है अब आ चुका है, या आप कहेंगे यूं कि क्लाइमेट चेंज हुआ ही ये हैबिटेट जो है इसकी डायरेक्शन सही ना होने की वजह से? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारा जो रहन सहन है और हम जिस लिहाज से हम एमिशंस ऊपर भेज रहे हैं उसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज जो है वो नमूदार हुआ है, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी हम अब बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है, एक तो आपने जिक्र कर दिया अगर बेहतरी चाहते हैं हम तो नए शहर आबाद करने होंगे और उसमें निज़ाम रख के उनको ओवर पॉपुलेशन से रोकना होगा, इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? जब भी हम जो ऑलरेडी सिटीज़ हैं, हाँ, उसमें हमें तेज़ी से उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई घर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें आप वाटर कल्टीवेशन का बंदोबस्त करें, उसमें वाटर रिचार्ज का बंदोबस्त करें, और जो बारिश का पानी आ रहा है उसको आप चैनलाइज करके, जैसे कि कराची में एक शहरी ने इस तरह की एक एक्टिविटी की भी थी, काफ़ी उसको फेम मिली कि उसने बारिश का पानी सारा जमा करने के लिए एक टैंक नीचे बनाया और उसमें वो सारा पानी जो है ना स्टोर करके और उसको रीयूज़ कर रहा था।
और इसी तरह वाटर रिचार्ज की फैसिलिटी आप, क्योंकि शहरों में ज़ाहिर है आपने पक्की सड़कें बना दी और आपने जो है ना पक्के घर बना दिए, मकान बना दिए, तो वो जो बारिश का पानी आता है वो ड्रेन आउट हो जाता है और ज़मीन में नहीं जाता, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो शॉर्टेज है वो क्रिएट हो रही है अब शहरों में। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस इशू है। ज़ाहिर बात है, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो नए शहर आबाद होने चाहिए जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उनको भी बेहतरी के लिए और ये हैबिटेट के मसले को हल करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल के बजाय हाई राइज और वर्टिकल की तरफ जाना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यहाँ इस्लामाबाद में तो ये फैसला CDA ने कर लिया है और अब तो कि यहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग बननी चाहिए ताकि कम से कम ज़मीन जो है ना यूटिलाइज हो और उसके इर्द गिर्द सब्ज़ा हो। नॉर्मली जो एक बेस्ट सिटी होती है या जो एक बेस्ट टाउन होता है उसमें 60% वेजिटेशन होती है और बाकी 40% पे आप अपनी तामीरात करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप नई तामीरात जो है वो वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टल करने की। ठीक है, प्लांटेशन भी इसमें एक एड ऑन फैक्टर हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो कार्बन सिंक का काम करता है, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड या जो कार्बन एमिशंस हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये कितना ज़रूरी है कि हम लोग फैसिलिटीज़ को मूव करें टुवर्ड्स विलेजेस, और एक आम आदमी जो है उसको आप क्या समझाना चाहेंगे कि शहरों की तरफ एक अट्रैक्शन तो होती है लेकिन शहरों की वजह से आपकी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। गांव की ज़िंदगी और गांव के लोग आज भी इसी वजह से मुकम्मल फिट हैं शायद कि वो वहाँ की खुराक, वहाँ की आबो हवा ले रहे हैं, फैसिलिटीज़ में नो डाउट पीछे हैं। तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए इस मौजू को अगर एक आम आदमी की नज़र से देखें हम? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं जब जापान गया था पोस्ट डॉक्टरेट करने, तो वहाँ मैंने जापानीज़ सोसाइटी को बहुत क्लोजली देखा और वहाँ मैं जब मुख्तलिफ़ शहरों में जाता था तो मैं ये देखता था कि हर जगह पे फैसिलिटीज़, शहरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा मार्केट अवेलेबल है, जिसकी वजह से वहाँ पे जी बेसिक नेसेसिटीज़ सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन के वॉशरूम्स तक मुख्तलिफ जब आप ट्रैवल करते हैं तो रोड के किनारे आपको बड़े अच्छे किस्म के वॉशरूम्स तक अवेलेबल हैं। तो लोग वहाँ से मूव कम ही करते हैं अपने शहरों की तरफ, और मैक्सिमम जो उनकी पॉपुलेशन है वो अपने विलेजेस में रहना पसंद करती है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट कंडूसिव होता है। और नॉर्मली मैंने देखा कि जितने भी वेल्थी लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी जो वहाँ के किसान थे वो सबसे ज़्यादा वेल्थी थे। उसकी वजह ये है कि वो अपने ही लोकेशन पे रहते थे, वहीं पे अपनी खेती बाड़ी करते थे। बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन यानी जिनकी 100 ईयर से भी ऊपर एज होती थी उनको भी ये सहूलत हासिल थी कि वो खेतों में जाके काम करती थी और वापस आती थी अपने घरों में, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि शहरों में होती हैं वो उनके आसपास अवेलेबल थी। और यही मॉडल हम एडॉप्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है और इतनी अच्छी डाइवर्सिटी है। हमारे पास 18 से ज़्यादा जो है ना वो इकोलॉजिकल जोन्स एग्जिस्ट करते हैं और इसी तरह हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो ये सारी प्रोटेक्ट होगी अगर हम शहरी सहूलियात जो हैं वो गाँव तक भी पहुँचाएं। बिल्कुल, एक बैलेंस अगर मेंटेन कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से दोनों एरिया, शहरी इलाके और जो गांव के इलाके, दोनों अगर बेहतर तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, और नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, डिस्कस करके भी एक अच्छा लगा कि हमने भी जो है वो एक मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस किया है। जो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग जिक्र करते हैं कि माहौल को हमें बेहतर करना है, एक शहर को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो उसके लिए एक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क अगर हमने बनाना है तो एक दो शहर आबाद करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे शहर होंगे और वो शहर किसने आबाद करने हैं? आपने और मैंने आबाद करने हैं अपनी अपनी कोशिश से। और एग्जैक्टली और ऐसा है कि हम जब नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो हमें बड़ा शौक होता है कि हम ग्रीनरी वाले एरियाज में जाएं, लेकिन अपने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको ग्रीन बनाने पे प्रेफर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आपका रूफ टॉप ग्रीन हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वापस आएंगे और जिक्र करेंगे सर्दियाँ आने वाली हैं और हमारे चेहरों पर खुशियाँ भी आ गई हैं। इंतजार बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं सर्दियों को और अगले तकरीबन 7 महीने मुझे मौसम बहुत अच्छा नजर आ रहा है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। वापस आके हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद होंगे, कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।
वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जहाँ इतनी सारी बातें हो रही हैं तो वहाँ हमने सोचा कि क्यों ना मौसम की भी बात की जाए, बल्कि बदलते हुए मौसम की बात की जाए, जो कि बहुत खुशगवार भी होता जा रहा है। और सुबह सवेरे आपको बड़ी अच्छी सी ठंड देखने को मिलती है, रात के औकात में भी बड़ी अच्छी सी ठंड देखने को मिलती है, लेकिन दिन में थोड़ा सा मौसम गर्म रहता है। हाँ, दिन में मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है, लेकिन वो गर्मी जो है ना, वो शाम का जब आप सोचते हैं तो सब सेट हो जाता है। आजकल ही मौसम है गाड़ी के शीशे नीचे करके चलाने का, आजकल ही मौसम है शाम के वक्त अच्छी वॉक का। तो शाम को ज़रूर निकलें, और अगर अभी तक आपने लुत्फ़ नहीं उठाया इस मौसम का तो ज़रूर एंजॉय करें। या सुबह के वक्त भी आप अरल सुबह अगर उठते हैं, आपकी आदत है वॉक करने की, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। और आजकल ये मौसम है कि आप अपने टेरेस या लॉन में बैठें और गर्म कप का चाय रखें और साथ कुछ भी खाने के लिए पकौड़े या समोसे, और वो भी एंजॉय करें। क्या बात है। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मौसम की अपडेट क्या है, क्योंकि सब खुश हैं आसपास और सबको अच्छा लग रहा है कि मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया और स्ट्रेट अवे अगले अप्रैल तक अच्छा मौसम नज़र आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अब अक्टूबर की शुरू होते ही जैसे होता है बारिशों का सीज़न, तो मानसून तकरीबन ख़त्म हो गया पाकिस्तान पे से। तो अब रातें निस्बतन खुनक हो गई हुई हैं, ख़ासकर शुमाली इलाका जात में पाकिस्तान के, यानी सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जो इलाका है। साउथ में तो अभी तक पिछले 3-4 दिन तो बड़ी सख्त गर्मी पड़ी है। कराची में भी टेम्परेचर 41 तक चला गया था परसों, 40.6। और इस तरह से जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स रहे ख़ासकर, उनमें पिछले 3-4 दिन एक तरह से हीट वेव लाइक कंडीशन थी। लेकिन आज से यहाँ भी मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। तो वही जनूबी जो हिस्सा है, जनूबी प्रोविंस है, यानी सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़, यहाँ पर तो अक्टूबर दोबारा से एक तरह से निस्बतन गर्म महीना होता है, ख़ासकर दिन की गर्मी खासी होती है। तो अलबत्ता शुमाली इलाका जात में, जैसे आपने कहा, दिन में तो तेज़ धूप होती है, लेकिन शाम में, सुबह में और फिर रात में अच्छा मौसम हो जाता है। तो अब अगले चंद दिन तक, कोई हफ्ता 10 दिन तक कोई ऐसी ख़ास सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है कहीं पर भी। तो जनरली ड्राई वेदर ही है, और इसी तरह से सनी डेज आपको बस अब देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है सरफराज साहब, ये बताइएगा कि मुकम्मल सर्दियों का आगाज़ कब से देखने को मिलेगा हमें? देखिए, वो मतलब आपको पता है पाकिस्तान में ख़ासा फ़र्क होता है मुख्तलिफ़ एरियाज़ की उसमें ना। तो अगर आप इस्लामाबाद और उससे ऊपर के इलाकों की बात करें तो वहाँ तो अक्टूबर का जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें निस्बतन कुछ ठंड शुरू हो जाती है, और बिल्कुल ड्राई वेदर अगर चलता है, यानी ड्राई विंड होती है, तो ज़ाहिर है वो फिर खुनक हो जाती है रात में। दिन में तो इतनी नहीं, लेकिन तो वही अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में कुछ ना कुछ जो KP के शुमाली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ तो अभी भी रातें निस्बतन ठंडी हो गई हैं। और बाकायदा सर्दी जिसे आप कहते हैं ना, नवंबर के पहले हफ्ते से फिर शुरू हो जाया करती है उन एरियाज़ में। साउथ में अलबत्ता यही है, अब सिंध पूरे प्रोविंस में और इस तरह से बलूचिस्तान के बेशतर एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों के अलावा जो नीचे मैदानी इलाके बलूचिस्तान के और जनूबी इलाके, तो इधर तो खैर दिसंबर से पहले कोई ऐसी ख़ास सर्दी देखने को नहीं मिलती। दिसंबर के शुरू होते ही कुछ ना कुछ आसार होते हैं उसके। लेकिन जो शुमाली इलाका जहाँ, तो फिर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके, वहाँ रातें अब ठंडी होना आहिस्ता आहिस्ता अक्टूबर के मिड के बाद शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो सारा रीजन है जिसका आपने जिक्र किया, जो अभी भी गर्म है, यहाँ पर कब तक जो है वो सर्दी शुरू होने की उम्मीद है, और वो किस तरीके से होता है? लाइक कोई हवाओं का सिलसिला चलता है तब आती है सर्दी, या कुछ और वजह? देखिए, असल में जनूबी जो एरियाज़ है ना, जैसे ख़ासकर कराची हो गया और इसके साथ साथ जो जनूबी अजला है, ठट्ठा, बदीन और सुजावल और फिर बलूचिस्तान के लसमेला और कोस्टल पट्टी जितनी भी है, तो यहाँ तो आपको पता है जनरली मॉडरेट वेदर ही रहता है। कुछ बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, और गर्मियों में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब शदीद गर्मी पड़ती है, जैसे पिछले 3-4 दिन थे, 28 सितंबर, फिर 30 सितंबर, फिर कल 1 अक्टूबर, ये जो 3 या 4 दिन गुजरे हैं, इसमें ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो इसमें यहाँ सर्दी तो अमूमन दिसंबर में ही जाकर आती है। दिसंबर के पहले हफ्ता भी गुजर जाता है, तो उसके बाद एक तरह से ठंड महसूस होती है, अनलेस कि कोई अचानक कोई इस तरह की कोल्ड वेव आ जाए, कोई पेनिट्रेट कर जाए अफ़गानिस्तान, कंधार वगैरह के एरिया से कुछ अचानक ठंडी हवाएं आ जाएं, तो होता है। अदरवाइज़ तो जैसे कहते हैं ना, नॉर्मली तो वही दिसंबर में ही जाके सर्दी होती है इधर। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, अगर इस बार देखा जाए तो गर्मियों का जितना भी दौरानिया था, उसमें कभी शदीद गर्मी हो जाती थी और एक बारिश के बाद शदीद ठंड भी देखने को मिली है। क्या सर्दियों में भी इसी तरीके से इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, या फिर मुकम्मल तौर पर सर्दियां जो है वो जिस तरह होती हैं उसी तरह से होंगी?
देखिए अभी तो कुछ पूरे सीज़न के बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। अक्टूबर के आखिर में जाके कुछ एक तरह से ना बेहतर हम उसको एसेस कर सकेंगे कि सर्दियाँ कैसी होंगी। लेकिन ओवरऑल ये होता है कि जो ये अल नीनो ईयर होता है, जैसे पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत जब मामूल से ज़्यादा होते हैं तो हमारी जो ये आटम ये सीज़न होता है, यानी अक्टूबर से अनवर्ड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। दिसंबर में तो फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये कि जो ये 2 से 3 महीने होते हैं, इनकी बारिशें इन महीनों में एवरेज या मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें होती हैं अमूमन अल नीनो ईयर के दौरान। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेल्स ऐसे होंगे कि जो आपको मतलब ओवरऑल तो ज़ाहिर है जब अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो टेम्परेचर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, मामूल से ज़्यादा नहीं गिरता। लेकिन कुछ स्पेल्स ऐसे होते हैं, कुछ ड्यूरेशन ऐसे होते हैं जब वेट स्पेल चल रहा हो, बारिश हो या ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो जाए तो फिर शॉर्ट स्पेल में सर्दियाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। अच्छा सरफराज साहब, आपने जिक्र किया बर्फ़बारी का, तो लोग जानना चाहते हैं कि कब से बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होगा कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए जी, अभी तो मैं जैसे आपको बताया ना कि अगले हफ्ता 10 दिन तक तो कोई ऐसी सिग्निफिकेंट वेव नहीं है। अक्टूबर के मेरे ख्याल में कोई तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते में कुछ वेव आ सकती है, वेस्टर्ली वेव 1 या 2 अगर इंटर होती हैं पाकिस्तान में, तो फिर कुछ ना कुछ बारिश शुमाली इलाका जात में और फिर पहाड़ों पर ज़ाहिर है उसके साथ हल्की बर्फ़बारी मुतवक्के हो सकती है। लेकिन बाकायदा तो आपको पता है नवंबर के तीसरे हफ्ते के बाद ही जाकर एक तरह से कोई अच्छा स्पेल आ जाए। वेस्टर्न डिपेंड करता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिशें होती हैं सर्दियों में, तो वो कोई अच्छा स्पेल आ जाए तो फिर ही इम्कान होता है। तो वो तो नवंबर के तीसरे हफ्ते में कह लें आप, उससे पहले तो कोई ऐसा ख़ास सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं दिखाई देता अनलेस कि कोई अचानक से डेवलपमेंट इस तरह की हो जाए। लेकिन जो क्लाइमेटिक नॉर्मल पोजीशन होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर के तीसरे हफ्ते के बाद ही जाकर होता है। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, बदलते मौसम के साथ ये बताइएगा कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनके ऊपर अमल करना ज़रूरी है? देखिए इसमें ये है ना कि अब थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रास्ट बढ़ जाता है इस महीने में, ख़ास कर के रातें खुनक हो जाती हैं, ख़ासकर जो मैदानी पंजाब के मैदानी इलाके और फिर पहाड़ी इलाके उनमें। तो दिन में अच्छी खासी तेज़ धूप होती है, सनी डेज़ होने की वजह से क्लाउडलेस स्काइज होते हैं, तो ज़ाहिर है वो टेम्परेचर कंट्रास्ट की वजह से और फिर चूँकि विंड बिल्कुल नहीं चलती तो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं या जो डस्ट वस्ट होती है वो हवा में एक तरह से सस्पेंडेड रहती है। तो उस लिहाज से एहतियाती तदाबीर ज़ाहिर है जो बेहतर तो डॉक्टर बता सकते हैं इस बारे में, लेकिन जो अमूमन की जाती हैं वो करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा इस्लामाबाद के वेदर के मुतालिक। आपने जिक्र किया हवा अक्टूबर में कम देखने को मिलती है, हम तो आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं इस्लामाबाद में पिछले 1-1.5 हफ्ते से, और दिन के वक्त गर्मी है, शाम के वक्त ठंड है। अब दोबारा ये मौसम इसी तरीके से आगे सर्दियों की तरफ ही बढ़ेगा या दरमियान में इस तरह भी हो सकता है कि रातें भी जो है वो गर्म हो सकती हैं, और बारिश की कोई पेशगोई है इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में? नहीं, अब ग्रेजुअली रातें मतलब ग्रेजुअली जो है ना खुनक से खुनक तरी होती जाएंगी, यानी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नाइट टेम्परेचर फॉल करते जाएंगे। तो जाहिर है कि अब दोबारा कोई इस तरह का चांस नहीं है कि जैसे अगस्त में आपने देखा और उससे पहले जुलाई में या सितंबर में भी होता रहा कि बीच में बहुत हॉट स्पेल आता रहा और ह्यूमिड वेदर रहता रहा। तो चूँकि ये एकदम साउथ जो वेस्टर्ली विंड्स होती रही हैं सितंबर तक प्रिवेल करती है ना, मानसूनल फ्लो होता है, मानसूनल हवाएं होती हैं, तो वो एक तरह से बिल्कुल रिट्रीट हो जाती हैं और अब ज़्यादातर हवाओं का रुख रहता है शुमाल मगरिब की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर। तो निस्बतन ठंडे इलाकों की हवाएं होती हैं, तो ज़ाहिर है रातें खुनक और दिन थोड़ा से अभी अक्टूबर के कम से कम 2 हफ्ते जो है ना दिन में गर्मी रहा करेगी। बारिश का अभी आपने पूछा, अभी कोई ऐसा खास चांस नहीं है। अब अगले मेरे ख्याल में 10-12 दिन तक कोई ऐसी सिग्निफिकेंट नहीं है। कोई हल्की फुल्की हो जाए 5 या 6 को कुछ इम्कान हो सकता है, लाइट रेन हो जाए, कुछ तरह की हो जाए इस्लामाबाद में, और ख़ासकर जो ज़्यादा इस्लामाबाद से ऊपर शुमाल के इलाके हैं उनमें, लेकिन वैसे देखने में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदराज सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। और सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों के हवाले से आप लोग जाना है, शॉपिंग करनी है, जो करना है वो कर लें क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, और सर्दियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। वैसे तो हर मौसम एंजॉय करने के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कब सर्दियाँ आएंगी और हम सर्दियों को प्रॉपरली एंजॉय करेंगे। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ रहे।
इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल, मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। क्रिएटिव किड्स में पीटीवी के संग। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और बात करेंगे इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके, और स्पेशली जो यंगस्टर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको हाईलाइट करना, अप्रिशिएट करना भी इंपॉर्टेंस का हामिल है। अच्छा, आगे आपको बताते हैं कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और नजम ने एक स्टोरी भी शेयर करनी है कि इनको कैसे पता चला कि ये कौन है और किस तरीके से इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो हम बात कर रहे हैं अरीना आमिर शेख की, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से ओस्लो सिटी काउंसिल की रुकन मुंतखब हुई हैं और ये कम उम्र सिटी काउंसिल रुकन मुंतखब हुई हैं। और इस हवाले से एक तकरीब भी हुई जिसमें इनको कम उम्र तरीन रुकन होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। डेफिनेटली जी, कंजर्वेटिव पार्टी की ये ओस्लो सिटी की सबसे यंगेस्ट रुकन मुंतखब हुई हैं। नो डाउट पाकिस्तान जो है वहाँ के यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इनसे मोटिवेट होंगे और वैसे भी नॉर्वे तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और ये मुंतखब हुई है? पाकिस्तान का एक इलाका है गुजर खान, जहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और गुजर खान में मैं किसी वजह से गया हुआ था और वहाँ पर मैंने सोशल मीडिया और आगे पीछे लोगों के पोस्ट और बैनर्स लगे हुए देखे कि फ़लाँ फ़लाँ शेख साहब की साहिबजादी को ओस्लो सिटी की रुकन मुंतखब होने मुबारकबाद। तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया, मैंने बोला वाई नॉट इनको अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए। सो वी हैव विद अस मोहतरमा अरीना आमिर शेख। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। अरीना, बताइएगा ज़रा अपनी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नो डाउट पाकिस्तान के लिए भी एक ये प्राउड मोमेंट है, लेकिन ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ये जर्नी तो काफ़ी लंबी है वैसे। मुझे पॉलिटिक्स का हमेशा से शौक था। मेरे माम पापा भी पॉलिटिक्स में थे। मेरी मामा पहली थी पार्लियामेंटेरियन नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में, जो माइनॉरिटी बैकग्राउंड की थी। तो हमेशा से शौक था मुझे पॉलिटिक्स का। घर में डिबेट्स होती थी, मैं भी शिरकत करती थी उन डिबेट्स में, अगर हो गया स्कूल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिटिक्स, जो भी हो। मगर फिर मुझे समझ आई थी कि मुझे भी कोई पार्टी में एंगेज होना चाहिए और मेरा दिल था कि मैं अपने मामा पापा से कोई डिफरेंट चूज़ करूँ। मगर जब मैं पार्टियों के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे समझ आई थी कि लेबर पार्टी भी मेरे लिए नहीं है, प्रोग्रेस पार्टी भी मेरे लिए नहीं है। तो मैं भी कंजर्वेटिव पार्टी में आ गई थी अपने मामा पापा जैसे। तो उसके बाद एक डिबेट इधर चली थी कुछ सालों पहले अबाउट कुरान बर्निंग। इधर कोई रेसिस्ट थे जो कुरान बर्न करते थे। तो उस डिबेट में मैं बहुत प्रोवोक हुई थी, तो उसमें मैं काफ़ी एंगेज हुई थी। तो उसके बाद काफ़ी इस पे फोकस हुआ था मीडिया में, नॉर्वेजियन मीडिया में। And after that, I just kept engaging in different things in Norway when it came to Norwegian politics, like school politics, climate change, but also foreign politics. अभी जब पाकिस्तान में फ्लड आया था पिछले साल, तो it was very important for me कि नॉर्वे उनको दे पैसे to be able to recover from the flood. And because of the pressure I sat, I was able to make the government, हालांकि हमारी government नहीं है, give
80 million Norwegian kroners to Pakistan and the flood. So I've always been engaged about such things. ठीक है। अच्छा रीना, जिस तरह से मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी तो आप इस्लामोफोबिया पे भी डिबेट्स करती रही हैं, डिफरेंट लोगों के राइट्स के लिए भी बोलती रही हैं और फोर्स मैरिजेस के ऊपर भी बोलती रही हैं। हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इसके अलावा आपकी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रही हैं या फिर आपके गोल्स हैं कि आप उनके ऊपर काम करेंगी? अभी तक तो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे मैंने काफ़ी काम किया है, like internationally. I was the development minister for a day also in 2020 here in Norway. उधर मैंने काम किया था child labor पे, girls education. मेरे लिए girls education बहुत important है all over the world. And since Norway में सारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं and we have so much money, मुझे लगता है कि हमें ये money देनी चाहिए to those who can't afford to go to education, get education, such as Pakistan, people, some in Pakistan, in Africa, in India, and all over the world. And I think कि if you अगर एक बच्चे को आप education देते हैं, तो फिर you solve a lot of different issues around the world, like terrorism, like inherited poverty, like the equality between girls and boys. Because जब बहुत लड़की और लड़के को आप स्कूल देते हैं, स्कूल में देते हैं, education देते हैं, they're equal from the start. If the girls don't get education, the boys get it. The equality won't be the same as it is today. तो मुझे लगता है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे, अब तो मैं सिटी काउंसिल में हूँ, तो नॉर्वे के लोकल डिफरेंट थीम्स एंड केसेस होंगे, सच एज स्कूल पॉलिटिक्स, क्लाइमेट, एंड उसमें भी मैं काफ़ी एंगेज्ड हूँ। मगर इंटरनेशनली मुझे गर्ल्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। वंडरफुल। सो एज ए मेंबर काउंसिल सिटी आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं उसके बारे में बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको मालूम है बहुत टाइम से यहाँ से स्टूडेंट्स जा रहे हैं नॉर्वे, ऑस्लो। सो कुछ स्टूडेंट्स रिलेशनशिप के लिए भी आप काम कर रही हो पाकिस्तान और नॉर्वे की अगर? जी, अभी जो ओस्लो में हमारे सिटी काउंसिल में काम होता है वो होता है, हमारे स्कूल्स हमारे अंडर आते हैं, फ्रॉम 1st to 13th grade हमारे स्कूल सारे हमारे अंडर आते हैं। उसके ऊपर उस कल्चर वगैरह हमारे नीचे आता है, जो भी ओस्लो का कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं या कोई फेस्टिविटीज, फेस्टिवल्स एंड स्टफ, वो सब कुछ हमारे अंडर आता है। as well as climate changes and stuff locally हम करते हैं, we have done a lot locally. और हमारी parliamentarism होती है ओस्लो सिटी काउंसिल में, which means कि हमारा एक अपना local प्राइम मिनिस्टर होता है, ओस्लो का प्राइम मिनिस्टर। और अब 8 साल लेबर पार्टी की हुकूमत रही है, अब फाइनली कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आ गई है। तो अभी 25 अक्टूबर को नया सिटी काउंसिल शुरू करेगा अपना काम, तो तब हमारी भी हुकूमत शुरू हो जाएगी कंजर्वेटिव पार्टी की, तब तक लेबर पार्टी चलती है। ओके अच्छा अरीना, अगेन मैं वही पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स रिलेशनशिप के लिए क्या करने की ज़रूरत है, और क्या आप कहना चाहेंगी पाकिस्तान में बैठे हुए स्टूडेंट्स को जो कि मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, और उसी के लिए ये शेंजन के ममालिक में विज़िट भी शुरू हुआ सिलसिला, और नॉर्वे एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ पर रहती है, और ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि हमें इंटीग्रेशन बेहतर करनी चाहिए नॉर्वे में, ओस्लो में, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आए बाहर से उनकी सबसे पहले तो वो नॉर्वेजियन से ही, क्योंकि नॉर्वे में नॉर्वेजियन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इधर इंग्लिश इतनी नहीं चलती है, ज़्यादातर लोग नॉर्वेजियन बोलते हैं, एंड जो ज़्यादा पढ़ाई भी होती है वो भी नॉर्वेजियन में होती है। सो आई थिंक नॉर्वेजियन कोर्स ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि जो स्टूडेंट रिलेशंस हैं बिटवीन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड द नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स, वो भी बेहतर होने चाहिए। मुझे लगता है आज के 2 ग्रुप्स बने होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऑन द वन साइड एंड नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स ऑन द अदर साइड। आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा काम करना चाहिए टू मेक देम or build kind of bridges between them, ताकि वो दोनों communicate कर सके और सारे एक बन जाए instead of 2 groups। ठीक है। अच्छा रीना, कहाँ पे आपको एजुकेशनल गैप नज़र आ रहा है जब आप इंटरनेशनल एजुकेशन को देखती हैं या पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को देखती हैं? मुझे लगता है कि I think that education हर जगह बेहतर हो सकती है, either it's in Pakistan or in Norway or whatever.
मगर तब हमें चाहिए पॉलिटिशियंस भी जो फोकस करें एजुकेशन पे, प्रायोरिटाइज करें एजुकेशन को। तो मेरा तो होप है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी नो मैटर जो भी पार्टी के हों एजुकेशन को पे फोकस करें, उसको प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज एजुकेशन इज द ओनली की टू कम्बैट पॉवर्टी, टू कम्बैट टेररिज्म, टू कम्बैट डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिजेस। एंड आई होप कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, नो मैटर इफ दे आर जो सी भी पार्टी हो। आई थिंक दैट शुड बी द नंबर वन प्रायोरिटी फॉर ऑल। पॉलिसी बिल्कुल। अच्छा अरीना, मुझे ये बताएं कि हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, आपने इस्लामोफोबिया के ऊपर भी बात की। सो इस्लामोफोबिया के ऊपर पाकिस्तान भी बड़ा फ्रंट फुट पे काम कर रहा है। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं बड़ा तस्करा करते हैं कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हैं, लेकिन उसी जगह पे इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की गई और नॉर्वे में भी कुछ हमने वाक़यात देखे। सो अब क्या सिचुएशन आप देखती हैं, एक आम सिटीज़न जो है, एक नॉर्मल ले मैन, वो किस नज़रिए से देखता है इस्लाम को, मुस्लिम कम्युनिटी को? मुझे लगता है कि पहले ज़्यादा प्रेजुडिस होता था जब पाकिस्तानी पहले आए थे इन 70s, क्योंकि तब ये नॉर्वेजियन पीपल ने कभी देखा नहीं था किसी पाकिस्तानी को या किसी another person with another religion or another background. मगर with time things have become really much better. अब मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मुझे वो like कोई और समझते हैं कि मैं नॉर्वेजियन नहीं हूँ या मेरी बैकग्राउंड या रिलीजन के ऊपर कुछ सोचते हैं। मगर there are groups in Norway that are very Islamophobic, जो कुरान को बर्न करते हैं, जो इस्लाम की बेइज्जती करते हैं, और उन ग्रुप्स के लिए हम सारे पॉलिटिशियंस वर्क करते हैं अगेंस्ट। मगर इधर नॉर्वे में ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए या हमारे लिए द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ऊपर आती है। तो इसलिए the way I combat or worked against the Islamophobic people was to use my voice against them. मगर क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को बैन भी कर दें, इनको क्या दें कि अब इस्लामोफोबिक कोई चीज़ नहीं बोल सकते हैं, तो इनकी थिंग्स एंड ओपिनियंस खत्म तो नहीं होंगे। They will still be there, but the rest of the society won't be able to know about them. तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई इस्लाम के बारे में कोई बुरी बात करे या गलत बात करे, हम जो मुसलमान हैं, ओवरसीज मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज एंड व्हाटएवर, हम उसको हम अपनी आवाज़ उठाएं और डिबेट करें, उनको बताएं द नॉर्वेजियन सोसाइटी या ब्रिटिश सोसाइटी या जो भी हो कि दिस इज रॉन्ग, ताकि ज़्यादा लोगों को ना लगे कि ये जो कह रहे हैं ये सही है। अच्छा रीना, ये बताएगा कि एक तो आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका, तो वो कितना हेल्पफुल रहा इस जर्नी को अकम्प्लिश करने में, और सेकेंडली ये बताएगा कि यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं नॉर्वे में, ताकि वो भी पाकिस्तानी यंगस्टर्स स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कि वो आएँ और वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकें। मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी माँ पापा का सपोर्ट बहुत अहम रहा है। फॉर मी दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, और मुझे नहीं लगता है कि मैं उनकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी आज होती। उन्होंने बहुत सपोर्ट की है, बहुत एडवाइस अच्छी दी हैं, और हमेशा मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की है। तो आई थिंक उन्होंने उनकी वजह से मैं हूँ जिधर मैं हूँ आज, एंड ऑफ कोर्स अपनी भी मेहनत होती है, मगर माँ पापा की सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। And secondly, when it comes to Pakistani youngsters and their opportunities, मुझे लगता है कि जो भी अपना ड्रीम होता है उसको अकम्प्लिश करने के लिए you have to be very dedicated, और हमेशा dedicated रहना चाहिए ताकि हर वक्त बंदा वर्क करे towards your goal. Like for example, अब मेरा गोल था सिटी काउंसिल में आना पहले, और पॉलिटिक्स में जो भी गोल्स है, वैसे मेरा दिल है लॉयर बनना। तो हमेशा मैंने स्कूल में यही काम किया था कि ये ग्रेड्स मिले ताकि मैं आ जाऊँ लॉ में या पॉलिटिक्स में, कि मैं डिबेट्स करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो आई थिंक कि जो भी अपना गोल हो, बी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट एंड डोंट do other things जो साइड पे हो, ताकि आपका फोकस खत्म हो जाए उस चीज़ से। ठीक, अच्छा अरीना, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए आप क्या सोचती हैं कि पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि नॉर्वे पाकिस्तान की रिलेशंस काफ़ी अच्छी हैं ऑलरेडी, मगर मुझे लगता है कि जो हम अभी भी देते हैं डेवलपमेंट के लिए बजट पाकिस्तान को, वो शायद और बढ़ाना चाहिए, और
एजुकेशन मेरे लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे को एजुकेशन मिले पाकिस्तान में. आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू कम्बैट द मेजर इश्यूज दैट पाकिस्तान आर स्टैंडिंग टुवर्ड्स. क्योंकि आज हम बहुत सुनते हैं कि जो नई जनरेशन है उसने पाकिस्तान को ग्रेट बना देना है, मगर ग्रेट तभी बनेगा पाकिस्तान जब एजुकेशन होगी सारों के पास. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मिलियन ऑफ पीपल जो आज नहीं जाते हैं स्कूल पाकिस्तान में. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज. एंड आई होप कि नॉर्वे भी अपने बजट में से पाकिस्तान के लिए पैसे निकाले और ज़्यादा मज़ीद और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस खुद भी प्रायोरिटाइज करें एजुकेशन फॉर ऑल. डेफिनेटली. वेल, थैंक यू सो मच शरीना आमिर शेख फॉर ज्वाइनिंग. बहुत आपसे बात करके, और इसी तरीके से बहुत सारे स्टोरीज इंस्पायर आपकी जो स्टोरी से होंगी वो भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे. और डेफिनेटली आप एक एग्जांपल हैं फ्रॉम पाकिस्तान जो लीड कर रही हैं इन नॉर्वे, ऑस्लो, और एक रिप्रेजेंटेटिव एज एन एम्बेसडर पाकिस्तान के वहाँ पर मौजूद हैं. और डेफिनेटली वैसे भी नॉर्वेजियन बड़े अच्छे लोग होते हैं. देयर इज़ वन ऑफ आवर फ्रेंड एक्सीलेंसी फिर एलिस हु इज़ सर्विंग इन पाकिस्तान एज एन एम्बेसडर ऑफ नॉर्वे. ही इज़ जस्ट अ काइंड बडी और वी रियली लव हिम. वेल, यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अगला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खूब है. और नन्हे मुन्ने से जो है ना वो हमारे मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं. गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे एक ब्रेक. हमारे साथ रहें. हम बात करेंगे सियासत की. ये लोगों के ऊपर मुनहसर है कि वो आपकी बात के अंदर कितनी सच्चाई देखते हैं. एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में हैं. ये एक साजिशी आदमी था, एक साजिश के जरिए पाकिस्तान में प्लांट किया गया था. हम बात करेंगे हुकूमत की. अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह. बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की. ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही. पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत जो है वो अगर चंद लोगों को अपने खानदान के अफराद को बिठा के लंदन में फैसले करेगी तो ये तासुर अवाम के अंदर मजबूत होगा. एक सियासी जमात जो है उसकी अवाम के अंदर रूट्स नहीं है. नया होगा अंदाज. पीटी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, बस करो, छोड़ो. 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज. पाकिस्तान में अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नन्हे से छोटे से मेहमान से, और उनकी कारकर्दगी बहुत बड़ी है तो ऑफ कोर्स उनको सुबह पाकिस्तान में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि बहुत सारे और छोटे बच्चे इनसे इंस्पायर हो सकें और इनकी जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो भी हो सके. कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जिसमें 25 नातख्वान मौजूद थे. बिल्कुल. और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि नातख्वानी से मेरा अपना बहुत एक लगाव है और पूरे पाकिस्तान का ही बहुत लगाव है. जब मदख्वानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान हो रही हो तो नो डाउट ज़रा झूम उठता है. जिनके लिए ये कायनात तख्लीक की गई, तो यकीनी तौर पर अपने बच्चों को हमें ऐसी सीख देनी चाहिए, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जब आपके पास कोई फैमिली मेम्बर आते हैं, हम बच्चे को ये तो कहते हैं कि पोइम सुना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वहाँ पर हम लोग नात भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से. सो हमारे साथ कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबला के विनर गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू शहर से इनका ताल्लुक है. सैयद मोहम्मद सिराजुल मौसवी हमारे साथ मौजूद हैं. आइए आपको उनसे मिलवाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सिराज आप? ठीक. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे आने के लिए. आप खैरियत से हैं? फैमिली ठीक है आपकी? जी ठीक. आपको इस्लामाबाद अच्छा लगा हमारा? जी. बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये नातिया मुकाबला जीतने के लिए. मुझे ये बताएं कि किसने तैयारी करवाई थी और कहाँ से आपको नात का शौक़ हुआ? जाहिद भाई ने मुझे ये नात, पहले तो मैंने कोई और वो थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप, हमें यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है. पहले तो मैं कोई और नात वो तैयारी किया, तो उसके बाद जाहिद भाई ने मुझे एक उन कसानी कोई खालिक ने बनाई नहीं वो नात मुझे दिया कि बोला कि ये नात आपने तैयारी किया तो मैं आप फर्स्ट आ सकते हैं मेरे ख्याल में. फिर मैंने तैयारी किया
उसके बाद मुझे और दोनों मुकाबलों में आपने यही नात सुनाई थी? जी। अच्छा सिराज, ये बताएं कि जो 25 लोग थे ये आपकी उम्र के थे या इसमें बड़े बच्चे भी थे? बड़े भी थे। बड़े भी थे बच्चे। तो थोड़ा सा नर्वस नहीं हुए कि मैं बड़े बच्चों के साथ भी मुकाबला करूंगा? नहीं। बिल्कुल ऐसे ठीक थे। नहीं। तो अब हम आपकी वो नात सुने, क्योंकि हमने वो नात सुननी है जी। आपसे। ठीक है, आप तैयार हैं? चलें जी, हम खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं जी। हुदूदे तायरे से तेरा, हुदूदे तायरे से तेरा, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला, कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़िरी के लिए, मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़िरी के लिए, मेरे सफ़र का इरादा, मेरे सफ़र का इरादा, हुजूर जानते हैं। हुदूदे तायरे से तेरा, हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे ये बताएं किस उम्र से आप नात पढ़ रहे हैं? कितने छोटे से थे? अभी आपकी एज क्या है? 11 साल। और 9 साल की उम्र से आप पढ़ रहे थे। किसी को देख के पढ़ना शुरू की? कोई टीवी पे नात ख्वां अच्छा लगा या आसपास कोई दोस्त पढ़ता था नात? नहीं, मैंने शाहिद वसानी को, शाहिद वसानी अच्छा लगता था, फिर शाहिद वसानी से मैंने उनको देख के इंस्पायर हुए। अच्छा सिराज, ये बताएं कि कितनी नातें आपको फिलहाल याद हैं? अभी अभी तो तकरीबन 5-7 होंगी। अच्छा 20-25 माशाल्लाह। सो मुझे बताएं कि स्कूल में असेंबली में नात पढ़ते हैं, क्लास में भी पढ़ते हैं? जी, क्लास में भी। और टीचर्स? अच्छा, ये मुकाबले का आपको किसने बताया था? ये काजो बशारत ने मुझे बताया था, पहले में तो मुझे पता नहीं था। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर आए, आपने मुकाबला किया। और यही वाली नात थी? नहीं, उनका सानी कोई खालिक। अच्छा, तो हमने वो वाली नात भी सुननी है। ठीक है, क्योंकि वो तो हम देखेंगे जिस पे सिराज जो है वो हमारे पूरे पाकिस्तान में आपने मुकाबला जीता है, तो हम वो भी तो सुने ना। जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको नहीं, पढ़ने में? हाँ, तो फिर आप हमें सुनाएंगे वो वाली नात भी। उनका सानी कोई खालिक ने बनाया, ही नहीं उनका सानी मिसल बनाया है के साया, ही नहीं ऐसी तस्वीर जो कुदरत ने बना कर भेजी,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी तस्वीर जो कुदरत ने बना कर भेजी, जलवाराई हुई पर्दा उठाया, ही नहीं उनका सानी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सिराज, इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपका क्या इरादा है? आपने बड़े होकर नातख्वां बनना है या उसको साथ साथ रखेंगे, कुछ और भी करना है? नातख्वां ही बनना है। नातख्वां बनना है। और अच्छा सिराज, बताएं ये जो कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबला था, इसके हवाले से थोड़ी सी बाकी जितने बच्चे आपको देख रहे हैं उनको भी बताएं कि किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या बाकी पूरा सिनेरियो भी बताएं। जी, सबसे पहले मैं जाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कलाम दिया, वरना मुझे नहीं आता, मुझे उम्मीद नहीं था। सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि ये मुकाबला हो रहा है। उसके बाद कातिब बशारत ने मुझे कहा कि पूरे आल पाकिस्तान में कंपटीशन हो रहा है, उसमें आप हिस्सा लें और वो करें। फिर मैंने हिस्सा लिया। उसके बाद मैं मैं पढ़ा था हुदूद वाला, वो तहरीक कर रहा था। उसके बाद जाहिद भाई ने कहा कि ये कलाम इतना अच्छा नहीं है, इससे बेहतर ये कलाम है, इसका शायरी भी बहुत अच्छा है और ये आप पढ़े तो मेरे ख्याल में आप फर्स्ट आ सकते हैं। फिर मैंने कोशिश की, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं माशाल्लाह। आप किसी नातख्वां को फॉलो करते हैं? जी, शाहिद बल्तिस्तानी को। किसको? शाहिद बल्तिस्तानी को। शाहिद बल्तिस्तानी को। अच्छा 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 अच्छा, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके दोस्त जो हैं उनको भी आपने नात पढ़ना सिखाया है? नहीं। वो क्या कहते हैं? उन लोगों को पसंद नहीं है ये नातख्वानी का। अच्छा, ठीक हो गया, चले। मुश्किल लगती है अक्सर बच्चों को। हाँ, ये हाई नोट्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी दिन भर की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? कब स्कूल जाते हैं? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ जी। 4th क्लास में पढ़ते हैं। और पूरा दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपके? सबसे पहले तो मैं स्कूल जाता हूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ तो मैं होमवर्क करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा इंजॉय करता हूँ, उसके बाद मैं 2-3 घंटे नात प्रैक्टिस करते हैं डेली? करते हैं जी। उसके बाद मैं रात को अच्छा, डेली खुद ही प्रैक्टिस करते हैं या किसी टीचर के पास करते हैं? हमारे वाइस एकेडमी ऑफ बल्तिस्तान जो नैर अब्बास चलाते हैं, उसमें हफ्ते में एक मरतबा प्रैक्टिस उनके पास जाते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा सिराज, आपसे छोटे कोई बहन भाई भी हैं? नहीं, बस आप ही हैं? जी। चलो, मैं तो ये पूछने वाली थी कि उनको भी सिखाने का इरादा है या नहीं? नहीं। बहुत खूब। तो सिराज, नातख्वानी के मुकाबले आगे भी आते रहेंगे और आपने इसी तरीके से उसमें जाते रहना है और हम भी आपको बुलाते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ना एक नात आप अगर दोबारा से पढ़ दें, ठीक है? हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाने लगे हैं, सो आप सोच लें नात, और तब तक मैं थोड़ा सा ऑडियंस से बात करता हूँ, आप नात सोचें, हम उनसे इजाज़त लेंगे और फिर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ख़वातीन और हज़रात, ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जिस टैलेंट को राइट वे में हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तक पहुँचाना है। और अभी जितने भी सुन रहे हैं प्रोडक्शन हाउस या जो सुन रहे हैं, ये एक तैयार आवाज़ और बहुत खूबसूरत जो है ना वो आवाज़ यहाँ पर बैठी हुई है और इसको जितना सपोर्ट किया जाए वो कम है। मुझे रोशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। बहुत सारा ख्याल रखें और आखिर में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद मोहम्मद सिराजुल मौसमी की आवाज़ में जी। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जपाए ज़मीन पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीन पर बिछाए सितारे, उठे सर ज़मीन अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसी के साथ आप लोगों से लेंगे हम लोग इजाज़त। मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।